गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है December 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली को एज पर एनसीआरबी सबसे अनसेफ सिटी बोला गया है फॉर वीमेन। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। लेकिन इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसे हम लोग अडल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट नया कानून लेके आना चाहती थी, वो पुराने कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो थोड़ा सा आज अडल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं है, क्या क्या इसके बारे में आर्गुमेंट है। तो ये भी एक डिसेंट सा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से। और ये ऊपर वाला टॉपिक वैसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मेंस में डेफिनेटली कुछ एग्जांपल्स देने के काम आपके आ सकता है। अगर वीमेन सेफ्टी के बारे में कोई क्वेश्चन अगर मेंस में आता है तो उस सेंस में काम कर सकते हो। उसके अलावा साइक्लोन, अभी एक बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन है मिचोंग करके, और साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है ना। आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपीएससी में यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके अलावा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, छोटा सा ये इकोनॉमी से टॉपिक है। और क्योंकि देश में इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन 4 स्टेट्स का हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो ईवीएम के बारे में डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से। चलिए जी, एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या क्या है आज अपने। देखिए, बीजेपी स्वीप्स हिंदी बेल्ट, कांग्रेस बैक्स तेलंगाना। तो 3 स्टेट्स के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई है, और तेलंगाना में जो है कांग्रेस आई है। खैर, ये पॉलिटी का टॉपिक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे पॉलिटिक्स से, तो इस टॉपिक को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या रीजन हो सकता है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा भी की थी राहुल गांधी जी ने, उसके बावजूद कहा जा रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। क्या रीजन हो सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि जिसकी वजह से बीजेपी इन स्टेट्स के अंदर वापिस आया है। चलिए, आप ब्रेसिस, आप नहीं मतलब ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ब्रेसिस ब्रेसिस फॉर द हैवी रेनफॉल एज द मिचोंग इंटेंसिफाइज। मिचोंग का मतलब क्या है, साइक्लोन है। तो ये साइक्लोन कहाँ पे आया जी, बे ऑफ बंगाल में। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, एक बार आर्टिकल में पढ़ लेते हैं क्या है। तो साइक्लोन मिचोंग, अच्छा ये नाम किसने रखा है, म्यांमार ने रखा है। यही आपको मैं पूरा दिखाऊंगा अच्छे से। अब ये पहले कहा जा रहा था कि ये तमिलनाडु के अंदर हिट करेगा, क्योंकि आपको अगर पता है थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में, आपने पढ़ी है एनसीईआरटी वगैरह में, तो आपको ये पता है कि जब बे ऑफ बंगाल के अंदर जो भी साइक्लोन आते हैं इस तरह से, तो वो किस तरफ मूव करते हैं, वो इस तरह से मूव करते हैं यूजली, ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। मतलब सॉरी, ईस्ट नहीं, ऐसे वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट साइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे ऐसे कर्व बना के भी आ सकता है, वो कभी कभी बे ऑफ बंगाल को भी हिट करता है, इधर वेस्ट बंगाल को हिट करता है। लेकिन यस, ये उसकी यूजली डायरेक्शन होती है। तो पहले कहा जा रहा था कि तमिलनाडु कोस्ट को हिट करेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया वो आंध्रा कोस्ट को हिट करने वाला है। और आंध्रा कोस्ट में भी जो पर्टिकुलर जगह बताई गई है वो है नेलोर और मोचलीपट्टनम। ठीक है, इसकी जो विंड स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होगी, और मैक्सिमम पॉइंट पे ये 110 किलोमीटर भी जा सकता है। अब देखिए, जब साइक्लोन आएगा तो खाली हवाएं तो नहीं चलेंगी, बारिश भी होगी, हैवी रेनफॉल भी होता है। और सिर्फ हैवी रेनफॉल ही नहीं होता है, बल्कि वहां पे फ्लड भी आ सकता है। क्योंकि जब ओशन की तरफ से साइक्लोन आता है तो ओशन का वाटर वो कोस्टल एरिया के अंदर की तरफ घुस जाता है। इसे हम लोग कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, और ये फ्लड का पार्ट भी बनता है। तो फ्लड आता है उसकी वजह से। और जब रेनफॉल होता है, स्टॉर्म आता है, फ्लड आता है, ये जो वेदर कंडीशंस होती हैं, उन वेदर कंडीशन के हिसाब से हमारा जो आईएमडी होता है, इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट, वो उनको कलर के हिसाब से अलर्ट करता है। जैसे इस समय यहाँ पे रेड अलर्ट इशू किया गया है। हमारे पास 4 कलर होते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगले 2 दिनों में यहाँ पे काफी हैवी बारिश होने वाली है। तो सीधी सी बात है, जब साइक्लोन आएगा तो नेचुरल डिजास्टर है, और डिजास्टर आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स को आपके जो नोट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के उसमें भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डिप्लॉयड डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम। तो पहले तो वहां पे टीम भेजिए भाई, जो वहां पे हेल्प करेंगी बाद में जाके। रिलीफ कैंप वहां पे खोल दिए गए हैं ऑलरेडी पहले से। बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है ना। फिशरमैन को स्पेशली, फिशरमैन हैव बीन वार्न्ड टू स्टे अवे
फ्रॉम द सी, कि भाई आप वहां पे मत जाएं, मछली वगैरह मत पकड़े, अपनी बोट्स को लेके मत जाएं। एंड प्रिपरेशन आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट द पैडी हार्वेस्ट। तो आपको पता है कि इंडिया के कोस्टल एरिया में, खासकर ईस्टर्न पार्ट में, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, पैडी कल्टीवेशन होती है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चलाया जा रहा है। ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है इस रीजन में, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में भी। अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मतलब साइक्लोन के रिगार्डिंग, कि उसके चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो ये कुछ आप लिख सकते हो। इवन अगर आपके पास कोई केस स्टडी आती है जीएस पेपर 4 में भी, जहाँ पे ये बोला गया है कि भाई आप वहाँ पे एक नेशनल डिजास्टर जो टीम है, आप उसके हेड हो, आप जो है किसी कोस्टल एरिया में आप पोस्टेड हो, वहाँ पे अगर साइक्लोन आता है, आपके पास कौन से बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ पे क्या स्टेप ले सकते हो। तो ये जो स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं ना, जो गवर्नमेंट एक्चुअली में ले रही है, तो डेफिनेटली आप इनको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऑफिसर होते तो वहाँ पे आप भी यही करते, है ना। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स होती है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, सबसे पहले तो उनको डिप्लॉय करोगे, है ना। तो ये पॉइंट आप वहां पे भी लिख सकते हो। तो साइक्लोन की अगर बात करें, तो ये जो साइक्लोन है जो अभी आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है, ये साइक्लोन का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? म्यांमार के द्वारा दिया गया है। एक आपको मैं बताता चलूं, इसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 तरह के अलर्ट होते हैं। ग्रीन अलर्ट, ग्रीन अलर्ट में कोई टेंशन नहीं होती है, सब कुछ सही होता है। येलो अलर्ट का मतलब है भैया तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है ऑरेंज एम्बर, और फिर आता है रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट में तो एक्शन लिया जाता है, जैसे एक्शन ले लिया गया, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, ट्रेन बंद कर दिए, तो वो रेड अलर्ट में होता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर रेड अलर्ट है, और ये आप इसका पाथ भी देख सकते हो, इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। अब सवाल उठता है कि सर इतने साइक्लोन्स हमारे पास आते हैं, है ना, सितंबर के, हाफ सितंबर से शुरू हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीने अभी आपको डिसेंट साइक्लोन के देखने को मिलेंगे। मॉनसून से पहले भी 1-2 महीने ऐसे होते हैं, मार्च अप्रैल। मार्च में तो खैर हाफ ऑफ मार्च, अप्रैल और मई में आपको डिसेंट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे साइक्लोन आते हैं हमारे यहाँ पे। और जो इंडिया में साइक्लोन आते हैं, इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि इंडिया खुद एक ट्रॉपिकल कंट्री है। लेकिन इनका नाम कैसे रखा जाता है, ये क्वेश्चन ओडी एग्जाम में 2014 में आ चुका है। हाई साइक्लोन्स आर नेम्ड। तो आपको मैं बताता चलूं कैसे नाम इसका रखा जाता है। देखिए, दुनिया भर में क्या है, 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में। एक सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मायामी, यस, होनोलुलु में एक है, नारी में एक है, टोक्यो में है, न्यू दिल्ली में है, और रियूनियन में है। दुनिया में ये 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। और ये जो इनको जो अप्रूव करता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है, डब्ल्यूएमओ करता है। लेकिन इन बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, जो कि इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो कई सारी ऐसी कंट्री हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। याद रखना है, ये सब नाम आपने रट्टा मार लेना है, 30 नाम है। ये जितनी भी कंट्री हैं, वो आईएमडी को, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, उसको नाम प्रपोज करता है। ठीक है, उन नामों में से कुछ नामों की लिस्ट जो है वो फिर बाद में इशू की जाती है। जैसे बांग्लादेश ने ये सारे नाम सब जो है वो किए, प्रपोज किए, ओनी लोंगिया वगैरह। ओमान ने बाज, सिदार एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे चला गया एम्फन। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंट्रीज। अब होता क्या है, जब ये नाम खत्म हो जाता है, ये ऐसे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नाम खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर से शुरू हो जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऊपर से शुरू हो जाएगा, इस तरह से वो आता रहता है। अब देखिए जरा, यमन यहाँ पे है, हौज। तो ये लिस्ट ऐसे गई होगी, गति, निवार, तेज, होन, जावेद, आसानी। फिर ये ऊपर चला गया, लिस्ट ऐसे आई, फिर ऊपर चला गया, लिस्ट ऐसे आई, फिर ऊपर चला गया, ऐसे वो नाम शुरू होते हैं। तो होफ जो है वो खत्म हो गया। होफ के बाद क्या शुरू हुआ, देखिए, अब देखिए जरा, होफ खत्म हो जाएगा तो ये नाम यहां से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो होफ खत्म होने में बहुत टाइम है। तो पहले आया गति, फिर आया नीवार, फिर आया बरेवी, तोते, यास, गुलाब, शाहीन, जावेद, असानी, दिस दिस दिस। फिर यहां से शुरू हो गया तेज, हमूल,
मिथिल और मीचोंग, ये है जी आज का अपने आज वाला मीचोंग। किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। तो हमें एडवांस में ही पता है कि अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा। दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसका नाम होगा रीमाल, जो कि ओमान ने दिया है। नेक्स्ट आसना, देना, फंगल, शक्ति, मोन्था, सेन्यार, और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ऊपर से अर्नब आएगा, फिर ये आएगा इंडिया वाला मुरासू। इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये है मीचोंग। आपने क्या याद रखना है? जो रीजनल सेंटर है उनके नाम याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे है वो, ठीक है। इन कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, और ये याद रखना है। अगर बहुत टफ क्वेश्चन अगर यहाँ से आया प्रीलिम्स में, तो शायद आपसे अगले साइक्लोन का नाम भी पूछ सकता है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पूछ तो सकता ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर जितने भी ये नाम है बिल्कुल छोटे छोटे से नाम है, तो कुछ क्राइटेरिया होता होगा इन नाम रखने का। डेफिनेटली क्राइटेरिया होता है। जैसे ये जितने भी प्रपोज नाम है वो न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब यह होता है कि वो किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई महात्मा गांधी साइक्लोन, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय साइक्लोन, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो न्यूट्रल पॉलिटिकल फिगर से न्यूट्रल होना चाहिए। रिलीजियस बिलीफ से अलग होना चाहिए। किसी कल्चर, खास कल्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। किसी खास जेंडर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। मैक्सिमम जो लेंथ होती है साइकिल की लेटर की, वो 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 मैक्सिमम होता है, और आप लिस्ट ऊपर देखोगे किसी के नाम में भी 8 से ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नदर्न इन ओशियन विल नॉट बी रिपीटेड। नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार आया तो चला गया। इट शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूअल इन नेचर। ठीक, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये नाम हम लोग ऐसे रखना क्यों शुरू किया, पहले तो नहीं रखते थे, अभी क्यों रखना शुरू किया? देखिए, एक तो ना साइक्लोन आते बहुत ज्यादा है, और अगर आप इनके टेक्निकल नाम देना शुरू कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना। तो एक तो ये है कि इसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है ना। और याद करना मतलब किसके लिए? आम आदमी के लिए। और आम आदमी जब इनका नाम हम लोग रखते हैं तो अवेयरनेस आता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हम लोगों ने इसका नाम शुरू किया। इजी रहता है नाम देना, नाम लिखना, नाम याद करना। तो ये कुछ कारण थे, और ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर डिसाइडेड टू नेम अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो आई थिंक ये आपका कवर हो ही गया होगा ठीक ठाक से। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक कहता है जी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिबाउंड्स इन नवंबर। तो पीएमआई का की हम जो बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रेंड क्या है। जनवरी 2023, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2023। यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फ्लैट, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये नीचे आ रहा था, ठीक है, अगस्त सितंबर में नीचे की तरफ आ रहा था। अक्टूबर नवंबर में अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी ग्रो होना शुरू हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन ये जो इंडेक्स निकालने का तरीका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूजली हम लोग कोई भी इंडेक्स निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करके ही हम लोग जीडीपी निकालते हैं या किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इंडेक्स को हम लोग किसी डेटा से नहीं निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकाला जाता है सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा। इंटरव्यू, जैसे कई बार क्या होता है ना, लोग क्या बोलते हैं कि बेटा बताओ आपके इस बार सिलेक्शन हो जाएगा क्या? लोग ऐसा बोलते हैं ना, बताओ बेटा इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप क्या कहते हो? अंकल इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने तैयारी नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी इस बार तो हो जाएगा। हो सकता है आपने बहुत पिछली बार इंटरव्यू दिया, 5-7 नंबर से रह गए होंगे, आपने इस बार अच्छी तैयारी किया तो आप कॉन्फिडेंट हो, हाँ जी हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको खुद अपनी तैयारी का लेवल पता होता है। तो ये इंटरव्यू के बेसिस पे डिस अभी उस अंकल ने आपका डेटा तो नहीं देखा, वो तो सिर्फ आपसे पूछ के ही ये अंदाजा लगा रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, इसमें कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके जो सीईओज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे सर्वे किया जाता है, और उनसे पूछा जाता है
कि बताओ भाई आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा या कम होगा? बताइए सर इस बार क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम होगा? बताइए सर इस बार क्या होगा, गवर्नमेंट आपके फेवर में पॉलिसी लेगी कि नहीं लेगी? ऐसे ऐसे उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और जो वो आंसर देते हैं, मतलब उनके जो सेंटीमेंट होते हैं, उस सेंटीमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भैया इस बार मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, ज्यादा होगा, उतना ही रहेगा, क्या सीन है। तो ये सेंटीमेंट के बेसिस पे है बेसिकली। और ये सिर्फ एक कोई एक्यूरेट डेटा भी नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। और क्या क्या इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। वैसे शुरुआत में इसकी ना जो कवरेज वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती थी, लेकिन फिर अभी इसको बाद में ना सर्विसेज के लिए भी डाल दिया गया, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, रिटेल के लिए भी। अब अब हर चीज के लिए इंडेक्स होता है। हालांकि जो सर्विस सेक्टर में जो इंडेक्स होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े ज्यादा होते हैं। अब आप एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो उसमें आपसे एक पॉइंट दे सकता है दैट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सर्विस सेक्टर आर मोर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो छोटे छोटे सवाल आपसे वो पूछेगा। ये पूछ सकता है भैया कौन इसको करता है, S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, अब इसका जो स्कोर होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि साहब बताइए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर स्कोर 50 से कम है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ मैनेजर्स हैं, उनको लगता है कि साहब पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। तो इसकी मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस होगा। अगर स्कोर 50 है तो मतलब देर इज नो चेंज। लेकिन अगर स्कोर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उनका पॉजिटिव आउटलुक है ना, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर डिटरमाइंस द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीएमआई। तो आपसे बोलेगा 56, 86 ऐसे पूछेगा। तो अगर वो 50 से ज्यादा है तो मतलब एक्सपेंशन हो रही है इकोनॉमी की। अगर वो 49 है या 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो रिलेट करके थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देना अपने। ठीक है, चलिए जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये ईएमआई के ईवीएम के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन था। इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। अच्छा, इस टॉपिक से पहले शायद एक टॉपिक छूट गया अपना, ये वाला भी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एडिटोरियल में बाद में जाएंगे। हाईएस्ट केसेस ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर द वीमेन। आप यहाँ पे देख भी सकते हो डेटा को। ठीक है, तो दिल्ली में भाई क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है दिल्ली में एवरी डे कम से कम 3 रेप हुए हैं लास्ट ईयर। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? अब सवाल ये भी तो उठता है ना कि पुलिस क्या कर रही है। अब उसमें पुलिस का जवाब पता क्या है? पुलिस कहती है कि 95% केसेस में, लगभग लगभग, जो वीमेन होती है जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, रेप हो रहा है, वो उसके रिलेटिव्स के द्वारा ही किया जा रहा है या उसके नॉन पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। नेबर्स हैं वो भी नॉन है, रिलेटिव्स हैं, ब्रदर, फादर, उनके द्वारा हो रहा है। तो क्योंकि ये नॉन पर्सन के द्वारा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं कह सकते, ऐसा पुलिस का कहना है। हाँ, अगर वो पार्क्स में होता, अगर वो बस में होता, कहीं वो ऐसे जंगल में होता, तो यस, आप उसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कह सकते हो कि भाई सरकार ने वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई, सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाई। लेकिन अगर किसी के घर में ही हो रहा है, नॉन पर्सन के द्वारा हो रहा है, जो ट्रस्टेड पर्सन है, तो उस केस में उनका कहना है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये तो लोगों की समस्या है। तो पुलिस ऐसे ऐसे इंसिडेंट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा पुलिस का कहना है। अब पुलिस ने तो चलो ऐसा बोल दिया, लेकिन इतने सारे केसेस का एक रीजन और बताया गया, और वो कहा गया अवेयरनेस, कि अभी जनता जो है, महिलाएं अपने अधिकारों को लेके ज्यादा अवेयर हो गई हैं। अभी ज्यादा केस रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भैया रेप और सेक्सुअल अब्यूज तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले लोग रजिस्टर नहीं करवाते थे। अभी क्योंकि रजिस्टर करवाना आसान हो गया है, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हो।
अब किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, पहले वो रिवील हो जाती थी। तो उसकी वजह से अभी ज्यादा केस रजिस्टर होने लगे हैं, लोग ज्यादा सामने आने लगे हैं केसेस को लिखवाने के, एफआईआर करवाने के लिए। तो ये भी एक रीजन पुलिस के द्वारा बताया गया है। अब कई तरह के स्टेप्स यहाँ पे लिए गए। अब जैसे मान लो यहीं पे जो है जीएस पेपर में 4 में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एज अ केस स्टडी के रूप में, कि मान लो आप दिल्ली में या किसी भी शहर के अंदर एसपी हो, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या डीएसपी हो, और आपके वहां पे जो है बहुत सारे वो जो है रेप केसेस हो रहे हैं, वो सब करके, तो आप क्या क्या स्टेप लोगे। अब दिल्ली में जो है पुलिस ने क्या क्या स्टेप यहाँ पे लिए हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप वगैरह चलाए गए। तो आप ये पॉइंट एक बता सकते हो उस केस स्टडी में। पिंक बूथ सेटअप किए गए हैं उन पार्क्स वगैरह में, उन जगह पे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, पिंक बूथ वहां पे बनाए गए हैं। ट्रेनिंग सेशन जो है वो बहुत जगह पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब ये अलग कंटेंट है, ये सेक्सुअल अब्यूज वाला नहीं है, ये यूजली क्राइम वाला है, क्योंकि दिल्ली में ये देखा गया है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके साथ भी काफी क्राइम होता है, साइबर क्राइम भी काफी होता है ओल्ड एज के साथ। तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशन वगैरह आपने चलाए। ठीक है। स्कूल में कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। कुछ ऐप वगैरह भी डाउन जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। कुछ ऐप ऐसी है कि अगर आपको किसी को लगता है कि थोड़ा डर हो गया है, मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाती है, तो महिला उस ऐप का बटन क्लिक कर सकती है। ठीक है। और वो अपने आप ही 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। स्ट्रीट लाइट जहाँ पे पहले नहीं थी वहां पे लगाई गई है। जो जो पेट्रोलिंग की जाती है, ठीक है, उन सेंसिटिव एरियाज में वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, स्पेशली वीमेन कॉलेजेस, वहाँ पे जो है पिंक जो बाइक्स चलाई गई हैं, पिंक बाइक का मतलब है पिंक बूथ भी लगाए गए हैं, और महिलाएं वहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग करती हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें की गई हैं। आप बताइए, अगर आप उस किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में एसपी होते और वहाँ पे इस तरह के केसेस होते, तो आप क्या क्या स्टेप लेते, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ये जीएस पेपर 4 का भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। ऑन रीक्रिमिनलाइजिंग द अडल्ट्री, अब ये देखिए सवाल तो एडल्ट्री का है, बट इसको हम लोग थोड़ा यहीं से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, पहले आपको मैं बता दूं अडल्ट्री होता क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अडल्ट्री का मतलब होता है कि मान लो एक मैन है और एक वीमेन है। ठीक है जी। ये दोनों है हस्बैंड और वाइफ। अब दोनों अडल्ट हैं, दोनों 18 प्लस हैं, शादी भी हो रखी है। अब मान लो ये मैन जो है किसी और वीमेन के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है, इंटरकोर्स करता है। ठीक है। ये जो वीमन है ये किसी और से मैरिड है। अब ये दोनों मैरिड हैं, ये दोनों मैरिड हैं, ये दो अलग कपल है, इधर वाले अलग कपल है। अब अगर ये वाला मैन, इधर वाला, अगर इस वीमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये अडल्ट्री है। ठीक। हाँ, लेकिन अगर ये हस्बैंड अपनी अपनी वाइफ को अगर अलाउ कर देता है, कंसेंट होता है, तो फिर इसे अडल्ट्री नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी, समझे इस बात को। ये हस्बैंड, ये इसका हस्बैंड है, अगर ये दूसरी वीमेन के साथ जो कि किसी और के साथ मैरिड है, अगर फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो वो एडल्ट्री होगा। लेकिन अगर ये आदमी अपनी वाइफ को कंसेंट दे देता है, अलाउ कर देता है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, तो इसे एडल्ट्री नहीं कहा जाएगा। आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कानून में है। ठीक है जी। अब अगर ये वीमेन इस मैन के साथ, ठीक, अगर फिजिकल रिलेशन बनाती है और ये मैन अगर इसको अलाउ नहीं करता है अपनी वाइफ को, तो इसे भी अडल्ट्री कहा जाएगा। लेकिन अलाउ कर देता है फिर वो अडल्ट्री का पार्ट एज सच नहीं है। अब यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई। अब देखिए कानून क्या कहता है। कानून ये कह रहा है कि द लॉ डज नॉट पनिश हिज वाइफ। ठीक। मतलब अगर ये आदमी इसके साथ रिलेशन बनाता है यहाँ पे, और इस मैन ने अलाउ भी नहीं किया है, तो अडल्ट्री तो होगी ही होगी, लेकिन इस महिला के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि, और चलो एक इसके अंदर और दूसरा फैक्टर बताऊंगा। अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमेशा जो मैन होता है वो कल्प्रिट है और एक वीमेन जो है वो विक्टिम है।
इस केस में ऐसा माना गया कि ये मैन ने इस महिला को फंसाया है, इस मैन ने इस महिला को बेसिकली सिड्यूस किया है। महिला एक आदमी को सिड्यूस नहीं करती है फिजिकल इंटरकोर्स के लिए, मैन एक वीमन को जो है वो सिड्यूस करता है। इसकी वजह से इस आदमी के ऊपर जो है वो चलेगा क्राइम, इसने क्राइम कमिट किया है, लेकिन इस महिला ने नहीं किया है। ठीक। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इस ये जो आदमी है इधर वाला, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूं, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये मैन कर सकता है। ठीक। ये जो वीमेन है, अगर इस मैन के साथ करती है, रिलेशन बनाती है, तो ये मैन ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, यानी कि वीमेन इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वीमेन को एक मैन की प्रॉपर्टी के रूप में समझा गया है। मतलब अगर मैन अलाउ कर दे तो अडल्ट्री नहीं है, मैन अलाउ नहीं करे तो अडल्ट्री है। अरे भाई, वो कोई आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है ना, कि आपने अलाउ कर दिया तो अब चलो अडल्ट्री नहीं है। अगर अडल्ट्री है तो दोनों ही केस में है, अगर नहीं है तो दोनों केस में ही नहीं है। तो इसी वजह से एट द सेम टाइम द वाइफ इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सिमिलर बिहेवियर कमिटेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे एक वीमेन है, यहाँ पे एक वीमेन है और ये भाई साहब इसके हस्बैंड हैं, ठीक है, ये हस्बैंड किसी और वीमेन के साथ अगर रिलेशन बनाते हैं, तो उस केस में इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इसको प्रोटेक्शन नहीं है, और ये इसके अपने हस्बैंड के खिलाफ केस भी नहीं चला सकती। ये दूसरे का हस्बैंड चला सकता है इसके खिलाफ, लेकिन ये खुद अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ठीक है। और क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेक्शन 497 जो कि अडल्ट्री को डील करता था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। और उसी के साथ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो सेक्शन 198(2) था, जिसमें सिर्फ हस्बैंड ही कंप्लेंट कर सकते थे, इसको भी हटा दिया। ठीक है। तो एक तो इस आपको दो चीज यहां पे समझनी है। पहली बात तो ये कि अडल्ट्री एक क्राइम नहीं, ठीक है, क्राइम नहीं है। और अभी ये सिर्फ हस्बैंड ही कंप्लेंट नहीं कर सकते, एक वाइफ भी कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन क्राइम का मतलब ये है कि आपको सजा नहीं मिलेगी 2 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि इसके अंदर पहले 5 साल की सजा हुआ करती थी। ये डाइवोर्स के लिए ग्राउंड बन सकता है। अडल्ट्री की वजह से डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन अडल्ट्री की वजह से किसी को सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस ये हटाया है, लेकिन आज भी सिविल ऑफेंस है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर एक आदमी अगर एक आदमी शादीशुदा है और वो किसी एक दूसरी महिला से संबंध बनाता है जो कि अनमैरिड है और या डाइवोर्सी है, उस केस में ये अडल्ट्री नहीं है। अडल्ट्री तभी होगी जब नेक्स्ट पर्सन भी शादीशुदा होगा। ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने ध्यान रखनी है। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, जो रिप्लेस करने वाले थे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को। लेकिन ये कहां चले गए? स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गए। और इंटरेस्टिंगली स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि अडल्ट्री को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया था। तो इनकी रिकमेंडेशन आई है। हालांकि उसी स्टैंडिंग कमेटी के कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में बात किया, जिसकी फेवर में बात कर रहे हैं कि इसे दोबारा से क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए। उनका कहना है कि जो शादी है वो एक पवित्र बंधन है, ये सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है। इस पवित्रता को भंग जो आदमी करेगा तो वो एक क्रिमिनल होगा। उनका ये कहना है। उनका कहना है कि भाई इंडियन कल्चर में शादी एक पवित्र बंधन है ना, और यहाँ पे अडल्ट्री जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ ही दूसरी जगह पे दूसरे जगहों का ये कहना है कि भाई शादीशुदा अगर कोई आदमी है तो ये उनका पर्सनल मामला है, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है। अपनी प्राइवेट लाइफ में वो क्या करते हैं, स्टेट को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अपनी प्राइवेट लाइफ में वो कुछ भी अपने आप को जैसे मर्जी कंडक्ट करें, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, सिविल ऑफेंस हो सकता है जिसकी वजह से डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि ये मोरली और एथिकली गलत है।
लेकिन इसको क्राइम थोड़ी ना कह सकते हो आप। उसको 5 साल की सजा मिलेगी, 10 साल की सजा मिलेगी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट ही रहने दो, आप डिवोर्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसे यू नो क्राइम की कैटेगरी में मत रखें। तो ऐसा मोस्टली लोगों का कहना है। हालांकि इसकी हिस्ट्री विस्ट्री के बारे में ज्यादा जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉर्ड मैकॉले, जब हमने इंडियन इंडियन पीनल कोड बनाया था, तो वो भी इसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थे क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के, लेकिन बाद में बना दिया गया। और 2018 में जब जोसेफ शाइन और यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये क्राइम नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। Under Section 197 of the IPC, read with the Section 198(2) of the CRPC, the offense imposes culpability on a man who engages in a sexual intercourse with another man's wife and was punishable with the maximum imprisonment of 5 years। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। 5 साल की सजा होती थी। सेक्शन 497 made a husband the licensor of his wife's sexual choices, and that this archaic law does not square with the today's constitutional morality। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा ना लाइसेंसर, मतलब एक आदमी अगर अपनी वाइफ को अलाउ करता है तो वो अडल्टरी कर सकती है। अरे भाई तुम कौन होते हो अलाउ करने वाले? हो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। मतलब तुमने लाइसेंस दे दिया तो चलेगा, तुमने लाइसेंस दिया तो नहीं कर सकती। तो ये एक महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेटरी था, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, तो क्या इसे पार्लियामेंट दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर सकती है? ये भी तो सवाल है। अगर पार्लियामेंट ने इसको री इंट्रोड्यूस किया, सुप्रीम कोर्ट को फिर हटा सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही कर सकता है। लेकिन ये कहता है कि पार्लियामेंट इज वेल विद इन इट्स स्कोप टू ओवररूल जुडिशियल रूलिंग्स, बट सच लेजिस्लेटिव एक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड ओनली इफ द लीगल बेसिस ऑफ द जजमेंट इज ऑल्टर्ड। ठीक है। देखिए, क्योंकि एक जो कानून होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो एक एक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ लीगल चीजें ही नहीं होती हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं जिसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। तो जो लीगल प्रोविजन है वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी चीजें डेफिनेटली चेंज की जा सकती हैं। तो जो जुडिशियल रूलिंग है उसको डेफिनेटली ओवरकम कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, और ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया हुआ है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। उसके अलावा ये टॉपिक अपना हो गया है। हाँ जी। एक टॉपिक आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे डाला है, ये आज का टेक्स्ट सेक्शन ही था। द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। ये टॉपिक जो है सेल्फ स्टडी के लिए डाला है। कंटेंट मैंने पूरा दिया हुआ आपको, ये देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, चैलेंजेस क्या है। ठीक है। व्हाट टू डू, ये खुद पढ़िए आप लोग, लेकिन जो मैं आपको कराऊंगा वो ईवीएम वाला है। ठीक है। जो आज का टॉपिक है, ट्रस्ट एंड द मशीन्स। और ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बट क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल हमेशा ही खड़े करते हैं। हमारे देश में ऐसा ही होता है, अगर किसी पॉलिटिकली पार्टी के फेवर में अगर रिजल्ट आ जाए तो ईवीएम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिजल्ट आ जाए तो ईवीएम खराब है। ऐसा लोग सुप्रीम कोर्ट के केस में भी करते हैं, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके फेवर में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो खराब है ना। वो सब तो हमारे यहाँ पे होता ही है। बट चलिए कोई बात नहीं। तो ईवीएम के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो ईवीएम क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। आपने अगर वोट किया होगा तो आपने देखा भी होगा। ड्रिवन बाय द माइक्रो कंट्रोलर्स रेवोल्यूशनाइजिंग द इलेक्ट्रल प्रोसेस, दे कंप्राइज टू इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। तो एक ईवीएम के अंदर दो दो मशीनें इंटरकनेक्ट होती हैं। एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है बैलेटिंग यूनिट। ठीक है। और दोनों एक केबल के साथ आपस में कनेक्ट होती हैं। आपको मैं बताता चलूं कि जो ईवीएम मशीनें होती हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है जी। वो बिल्कुल स्टैंड अलोन होती हैं, अलग से। कुछ लोगों को लगता है शायद वो इंटरनेट से कनेक्ट होती होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बिना बिजली के भी काम कर सकती हैं। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर होती है जी बैटरी। और ये किसके द्वारा की जाती हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप के साथ पब्लिक सेक्टर एक अंडरटेकिंग है, ईसीआईएल एंड द बीएल, इनके द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक। द यूटिलाइजेशन ऑफ द ईवीएम ड्यूरिंग द इलेक्शन इज लीगली सैंक्शनड। तो कानून के द्वारा ये इनको अलाउ किया गया है अंडर सेक्शन 61A, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और ये 1988 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये तो थोड़ा सा ईवीएम के बारे में बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया ईवीएम सेफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि सेफ है। और अगर थोड़ी बहुत ही कमी रहती है तो टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए स्टेप लेता रहता है, ताकि इसको और ज्यादा सेफ बनाया जा सके। देखिए, पहले तो खाली ये मशीन हुआ करती थी, लेकिन अभी मशीन के साथ साथ हम लोगों ने इसको भी ऐड कर दिया, जिसे हम लोग वीवी पैट कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे वोट देते हो, बटन दबाते हो, तो यहाँ पे एक पर्ची आती है।
उससे पता चल जाता है आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, तो कंफर्मेशन साथ के साथ ही हो गया, है ना। तो ये भी सेफ्टी मेजर ही है। तो पहली बात तो ये कि हाउ सेफ ईवीएम्स आर। तो थिंग इज दे आर नॉन रीप्रोग्रामेबल। तब इसे चेंज नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, पूरी तरह से आइसोलेटेड होती है, तो एक्सटर्नल कोई कम्युनिकेशन आप इसके साथ नहीं कर सकते। इसका जो कोड होता है वो पूरी तरह से सिक्योर होता है, और वो कोड किसके पास होता है? बीएल और ईसीआईएल के पास होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द वोटर्स टू ए सिंगल बैलेट अंटिल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्टिवेट्स द कंट्रोल यूनिट फॉर द नेक्स्ट वोट। तो आपने यहाँ पे वोट किया, आप अंदर जाके खुद वोट नहीं कर सकते। वहां पे जो पहले ऑफिसर बैठा होता है, ऑफिसर अपने उधर से एक बटन दबाता है, उस बटन दबाने के बाद ही आप वोट कर सकते हो। तो कोई आप ऐसा मत सोचना कि हमने एक दो तीन चार बार दबाया उतनी वोट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर वोट के बाद वो जो ऑफिसर बैठा होता है वो आपको अलाउ करेगा, तो नेक्स्ट वोटर तभी जाके वोट डाल सकता है। तो ये भी तो सेफ्टी मेजर ही है। ठीक है। टाइम स्टैम्प ईच वोट, हर वोट की टाइम वहां पे फिक्स होता है कि कितने बजे ये वोट दी गई थी एग्जैक्टली, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे। ठीक है। equipped to thwart the post manufacturing tampering automatically shutting down when the tampered with। तो अगर इसके साथ थोड़ी बहुत आप छेड़खानी करोगे तो वो मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने से पहले सारी मशीनें जो है रैंडमली चेक की जाएं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी बुलाती है कि देख लो भैया, ट्रायल रन किया जा रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। और फिर बाद में हम लोग ने वीवीपैट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ताकि आपको पता चल जाए। हालांकि ये स्लिप आपको नहीं मिलती है, बट आप देख सकते हो। ठीक। और बाद में अगर कंफर्मेशन करना हुआ, कुछ वेरिफिकेशन करना हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीवीपैट के साथ वोट को भी वेरीफाई कर सकती है। अगर कभी ऐसा लगे कि भी थोड़ा हेर फेर हो गया है कुछ ना कुछ, तो वो कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेफरेंस के लिए होता है बेसिकली ये, आप इसको देख सकते हैं। तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए सीधी सी बात है भाई, पहले इंडिया में ना बूथ कैप्चरिंग बहुत हुआ करती थी, खासकर बिहार वगैरह में बहुत बूथ कैप्चरिंग होती थी। लोग क्या करते थे, जो ट्रक होते थे, है ना, उनको ही लूट लिया करते थे और अपनी मर्जी से वोट डाल देते थे। बहुत बहुत कुछ होता था वहां पे, बहुत फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी दिखाया गया है बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी। लेकिन इसके द्वारा कैप्चरिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि मशीन के अंदर तो सॉफ्टवेयर है, वो सब स्टोर हो ही गया है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज एक्चुअली हम लोगों ने 88 में इंट्रोड्यूस किया, और इसलिए इसका बहुत बेनिफिट भी नजर आता है। तो आप बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते, रिगिंग नहीं कर सकते, टेम्परिंग नहीं कर सकते, है ना। उसके अलावा जो ये बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, तो जो दिव्यांग होते हैं वो भी आसानी से डाल सकते हैं इसके अंदर वोट, है ना। जो इलिटरेट पर्सन है वो भी आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि आप उनको पता है कि फोटो यहाँ पे उसका साइन दिख जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो साइन देख के आराम से जो है वोट डाल सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली भी बहुत है। और इनवैलिड जो वोट पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उसका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, इनवैलिड वोट का। प्रोसेस को स्पीड करती है, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। पहले तो महीना महीना लग जाता था रिजल्ट आने में, क्योंकि फिजिकली आप काउंटिंग करनी पड़ती थी, है ना। तो चीजें बहुत बदल गई है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। पहले कितना ज्यादा पेपर यूज किया जाता था, कागज यूज किया जाता था, है ना, उसके लिए पेड़ पौधे काटने पड़ते थे। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है ऑफ कोर्स। और आप इसे किसी भी स्टेज पे ऑडिट भी कर सकते हो। अगर कोई कल को कंप्लेंट आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, वो ऑडिट भी कर सकती है हर चीज के को, है ना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट तो है, खैर इसके, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ईसीआई मेजर्स टू एनहेंस द ईवीएम क्रेडिबिलिटी। तो वीवीपैट मशीन हम लोगों ने डाला ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो जो थोड़े बहुत चैलेंजेस थे वो भी ईवीएम की वजह से दूर हो गए हैं। ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस एफर्ट इंक्लूडिंग द 2017 ईवीएम चैलेंज, इलेक्शन कमीशन शुड कंटिन्यू टू होल्ड रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशंस। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, कई साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया। आप सरकार ने, कई गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने कहा कि भैया हम इसको हैक करके दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला आइए हैक करके दिखाइए। सभी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया। इंटरेस्टिंगली कोई गया ही नहीं, क्योंकि सबको पता था इसको हैक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है ना। तो इसी तरह के जो चैलेंजेस हैं, इसी तरह के जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलर बेसिस पे किए जाने चाहिए, ताकि डाउट क्लियर हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज का मन का भी और पब्लिक का भी। तो इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो दिस विल हेल्प ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप रिगार्डिंग ईवीएम्स एंड द डिस्पेल अनवारंटेड सस्पिशन। प्रायोरिटाइज कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड द अवेयरनेस कैंपेन, है ना। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा सकता है टाइम, और चलाता भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, यूट्यूब पे भी ऐड आती है आजकल। तो
है ना? न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड डाली जाती है ईवीएम की सेफ्टी को लेके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन भी चलाता है। स्कूल कॉलेज वगैरह में भी कैंपेनिंग करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत। तो ये फ्यूचर डायरेक्शन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए जी, तो ईवीएम के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ईवीएम क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है? चलिए, उसके अलावा ये एडिशनल आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हो। ये जो जीनोम वाला मैंने आपको दिखाई दिया है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं। इसमें से 1-2 आर्टिकल हम लोग कल करेंगे। ये जो वोल्केनिक इरप्शन वाला है, जो इंडोनेशिया में हुआ, ये कल हम लोग डेफिनेटली करेंगे। मीथेन वाला भी कर सकते हैं। तो ये 2 कल के लिए छोड़ देते हैं, आज इतना सफिशिएंट है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।